हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले मैं 1-2 बातें बता देता हूँ। ये करंट अफेयर हम जो पढ़ रहे हैं, इसके साथ स्टैटिक जीके भी कवर हो रही है आपकी। एचसीएस और यूपीएससी तो होगा ही होगा फोकस हमारा, लेकिन साथ में एसएससी और एचएसएससी भी कवर होगा क्योंकि स्टैटिक जीके तो यहाँ भी आता है और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर होंगे। बिल्कुल, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद आपको आपकी जो नॉलेज है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कैसे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी किसे कवर है, हमने कल वाली वीडियो में देखा। हमने सुबह भी आज जो वीडियो बनाई थी, हाई कोर्ट की जो इम्पीचमेंट है कैसे निकाला जाता है, 20 मिनट की डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है। वो पूरे पॉलिटी का ही सब्जेक्ट था, उससे स्ट्रेटेजी के भी कवर होती है आपकी, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता है। आप जरूर देखिएगा उसको। चलो डिस्कस करते हैं 12 दिसंबर की पहली न्यूज। ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्लू हमारी एक एजेंसी है, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसने एक ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्लू ऑर्गेनाइज किया गया। ये महाराष्ट्र में ना क्या है कि एक ड्रग्स बना रही थी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गलत तरीके से, उसको पकड़ा गया है। तो उसने उस ऑपरेशन को नाम दिया है हिंटरलैंड ब्लू। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता मैं कि भाई ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्लू आएगा। लेकिन क्या है कि इस कंपनी, इस एजेंसी का जो डीआरआई है, इसके बारे में जानना जरूरी है। डीआरआई एजेंसी को क्या काम करती है? एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है ये पता होना चाहिए। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957। ये याद नहीं रखना है, ये कोई नहीं पूछेगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में ही होता है इनका मोस्टली, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये डीआरआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये चीज याद रखने की है क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा? होम मिनिस्ट्री कर देगा यहाँ पर। बस थोड़ा चेंज करना है और आपको सही भी लगेगा। ऊपर 2 स्टेटमेंट दे देगा कि भाई ऐसा ऐसा है, एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपका दिमाग तुरंत कैच करेगा कि हाँ यार सही बात है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ऐसी ऐसी। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो पैसे से लेन देन करती है सारी चीज। तो आप ये याद रखो कि मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंडर, सीबीआईसी के अंडर काम करती है, ठीक है। और एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और थोड़ा सा अब आपको दिमाग में याद भी रहेगा, 1% हिंटरलैंड ब्रू उससे रिलेटेड था। नशा की एक गलत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, आपने वहां चलाया था डीआरआई ने, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब दोस्तों करंट अफेयर तो डीआरआई का ये था, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, लेकिन हमने पढ़ा डीआरआई के बारे में, तो स्टैटिक जीके हो गया। तो आप समझ रहे हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जैसे आप सोचते हो कि भाई करंट अफेयर आ गया, ये चीज ऐसी आ गई। तो चीजें पीछे जो होती हैं पर्दे के, वो पूछ ली जाती हैं। एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट आज के टाइम में। और इस ये पढ़ते हुए जब मुझे एक एक्ट देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसके मतलब इस कानून के हिसाब से गिरफ्तारी की गई है। अब जो लोग पकड़े गए थे तो वो है एनडीपीएस एक्ट 1985। ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। जो डेट याद रखने की होगी मैं आपको बोलूंगा, जो नहीं रखने की होगी वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका दिमाग को ऐसा ऑक्यूपाई नहीं कर दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में डाल दूंगा। हम अगले उसके ऊपर चलते हैं, आज की दूसरी न्यूज के ऊपर। दूसरी न्यूज है साइट्स की। साइट्स कोप 20 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। हमारी ये 20th मीटिंग थी साइट्स की। साइट्स की फुल फॉर्म देखी पहले तो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसका मतलब क्या है सर, क्या बोल दिया? जो एनिमल और प्लांट्स का ट्रेड किया जाता है उसको रेगुलेशन के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है, उसको हम साइट्स बोलते हैं। और जो एनिमल थोड़े से एंडेंजर्ड हैं, जो लुप्त होने की कगार पे हैं, उसको, उसके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये है। ओके, 20 पहले कुछ जान लेते हैं। इसकी 20th मीटिंग कहाँ पे हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट पड़ता है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा। वर्ल्ड मैपिंग का भी सेंट्रल एशिया का पार्ट है उज्बेकिस्तान, वहां पर समरकंद है, वहां पे हुई थी। ये मैंने क्यों लिखा, क्या ये पूछेंगे सब उज्बेकिस्तान में समरकंद में हुई? नहीं। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बाबर कहाँ से आया था? वो समरकंद से आया था। बाबर जिसने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया गया 1526 ईस्वी में।
ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको ऐसा होना चाहिए, बाय चांस आ गया तो आपको तुरंत याद रहेगा, हाँ यार ऐसे पढ़ा था साइट्स का। ठीक है, साइट्स को हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है ना? इट इज़ ए मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये कब आई थी? 1 जुलाई 1975 को आई थी। हाँ, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्यों 1 जुलाई 1975 याद रखना है? आज हमने सुबह पढ़ा था तो उसमें 1 जुलाई को एक चीज़ और हुई थी, क्या हुई थी आप बताओगे? 1 जुलाई को आया था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ऐसी चीजें थोड़ा रिलेट करनी पड़ेंगी, वरना 1975 काफी था याद रखने के लिए। 1975 में साइट्स आया था, 1 जुलाई की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन 1 जुलाई इसलिए लिखा मैंने क्योंकि हमने सुबह आज जीएसटी पढ़ा था। 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। ये लीगली बाइंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगली बाइंडिंग है ये। साइट बहुत कम कन्वेंशन है जो लीगली बाइंडिंग है, लेकिन साइट्स लीगली बाइंडिंग है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, साइट्स का सेक्रेटेरिएट इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूएनईपी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, उस वहाँ उसके द्वारा देखा जाता है। और इसका लोकेटेड कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जनेवा में बहुत सारे का हेडक्वार्टर है, उसमें से एक ये भी है। इंडिया पार्टी है, तभी हम पढ़ रहे हैं। इंडिया ने साइन किया है इसको। तो ये क्या करता है? ग्लोबल पॉलिसीज बनाता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए। जी बिल्कुल, तो साइट्स को आपको थोड़ा-थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा क्या है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स साइट्स के मैंने सारे लिख दिए हैं, थोड़ा-सा आप याद रिवाइज़ कीजिएगा। और मैं आपको ये बता रहा था, साइट्स में जो ट्रेड किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, फ्लोरा और फौना मतलब एनिमल और फ्लावर्स और पेड़ से रिगार्डिंग। आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पा, उसमें रेड सैंडलवुड मतलब जो लकड़ी है उसका स्मगलिंग की जा रही थी, वो जापान में जाके बेच रहे थे। स्मगलिंग करता है वो जो पुष्पा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सैंडलवुड यूपीएससी ने शायद एक बार पूछा भी है, मेरे को याद आ रहा है। तो वो कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ओके, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश की साइड ईस्टर्न घाट पड़ते हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है रेड सैंडलवुड का? एंडेंजर्ड है। ठीक है ना? WPA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, आपको याद करना है। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में इसको जगह दी गई है। रेड सैंडलवुड मतलब इसको हाईली प्रोटेक्शन दी गई है, बहुत प्रोटेक्टेड उसमें दिया गया है शेड्यूल 2 में। हम पढ़ेंगे ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4 सब पढ़ेंगे। WPA 1972 भी पढ़ेंगे हम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूज आती रहेंगी। तो देखिए न्यूज तो क्या थी? न्यूज थी साइट्स के बारे में। मैंने आपको रेड सैंडलवुड भी बताया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपको आपको समझ भी आए कि अच्छा फ्लोरा और फौना का जो ट्रेड है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन जो पहले भी आ गया है, हम PYQ भी डिस्कस हो रहे हैं साथ साथ में इसमें। आप समझ रहे हो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या हम पढ़ रहे हैं वो कैसे कैसे रेलिवेंट है। तो बिल्कुल। और रेड सैंडलवुड पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है शेषाचलम हिल्स में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश की। ये इंडिया का मैप है, मैं एक मैप जरूर लगाता हूँ डेली की उसमें। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इंडिया है, ये नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है इधर, ताकि आपके दिमाग में एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए थोड़ा सा, भाई कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। और ये शेषाचलम जो हिल्स है ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर पाया जाता है ये। तो हम एक चीज को होलिस्टिक कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाए और फिर चीजें याद रहती हैं, समझने में आसानी होती है कि भाई साइट्स, अच्छा साइट्स ये काम आती है। अब मूवीज देखते हैं तो मूवीज को के अंदर भी जानकारी होती है, तो हम उसको उस एंगल से देखना जरूरी है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेक्स्ट आर्टिकल आपकी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये एग्जाम में कहीं नहीं आएगा। तो फिर सर क्या कुछ भी पढ़ा रहे हो क्या जो एग्जाम में नहीं आएगा? देखिए ये न्यूज पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है एक माइनर गर्ल को जो कि पुंडीचेरी से थी, वो सर्टिफिकेट ले रही है, शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग है, उसकी मदर का मतलब बेस्ड ऑन मदर्स आइडेंटिटी। उसका पापा और उसकी मम्मी की शादी हुई। पापा एससी कास्ट से नहीं थे, मम्मी एससी कास्ट से बिलोंग करती थी। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो लड़का या लड़की आगे बच्चे हुए हैं, बच्चे का जो गोत्र है, उसकी जो कास्ट है, वो पापा के उस पे डिसाइड होती है आज भी।
पुरुष प्रधान प्रदेश है हमारा, आप ये बोल सकते हो, उस पे सर्टिफिकेट बनते हैं। आप जनरल कैटेगरी है तो जनरल से, एससी है तो एससी से। मम्मी की जो कास्ट है वो मैटर नहीं करती है हमारे समाज में भी और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया है, सिर्फ इस लड़की के रिगार्डिंग दिया है। इस लड़की ने अप्लाई किया था, तो वो उसकी मम्मी एससी कास्ट से थी और पापा नॉन एससी कास्ट से थे। उन्होंने अप्लाई किया कि मैं एससी कास्ट का सर्टिफिकेट लेना चाहती हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़की को ये दे दिया है मदर्स की आइडेंटिटी पे। तो ये एक थोड़ा सा हमारा समाज बदल रहा है। हम कहीं भी खड़े हो तो हमें पता होना चाहिए बात करते हुए कि चीजें कैसी चल रही हैं। तो ये कहीं आपको, हाँ, मेंस की आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। अ, तो ये न्यूज थी। चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है सूर्य किरण एक्सरसाइज। सबसे पहले तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है। ओके सर। तो सर ये एक्सरसाइज होती रहती है, कभी बांग्लादेश और इंडिया की होती है, कभी यूएसए और इंडिया की होती है। इसका मतलब रेलिवेंस क्या है? देखो, रेलिवेंस इसके 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, मेंस में काम आएंगे। ठीक है, यूपीएससी और एचसीएस में। तो एक है HADR, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। मान लो इंडिया और नेपाल, अभी पीछे नेपाल में फ्लड भी आई थी, नेपाल में भूकंप भी आया था, तो दोनों की मिलिट्री मिलकर उस टाइम जो डिजास्टर आता है उसको हम टैकल करते हैं। अगर हम एक दूसरे की फंक्शन कैसे करती हैं, दोनों की मिलिट्री पता हो, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लें पहले उसके बारे में, तो उस डिजास्टर को, उस वॉर को, मान लो कोई कल वॉर हो जाए तो वो उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। हम भी मॉक टेस्ट देते हैं ना जैसे, तो इसी यहाँ भी होती है मॉक ड्रिल, तो थोड़ा सा उस चीज का फायदा मिलता है। ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स HADR। ठीक है। दूसरा है इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये वर्ड क्या है? ये सिर्फ वर्ड को समझाने के लिए मैंने आपको ये जो पॉइंट लिखा है, इंटरऑपरेबिलिटी। देखो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ना हम दूध लेने के लिए गए मदर डेयरी पे। वहां पर स्कैनर होता था, जैसे QR कोड होता है, हम भी स्कैन करके पैसे देते हैं जैसे। तो पेटीएम का है, ठीक है। एक होता था पेटीएम का, एक गूगल पे का, एक फोन पे का। तीनों का अलग अलग होता था। अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो तो सामने गूगल पे रखा है या पेटीएम रखा है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इशू क्या था? इंटरऑपरेबिलिटी का था। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये इशू था। अब आप कोई भी ऐप यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एक ही स्कैनर होता है, उसी पे पैसा तुरंत वो हो जाता है। टेक्नोलॉजी तो एक ही थी, वो चीज स्कैनर था, आप स्कैन करके पैसे दे रहे हो। लेकिन तीनों कंपनीज अलग अलग अपना हिसाब से चीजें कर रही थी। अब तीनों का बिठाया गया, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस लगाए गए कि भाई अलग अलग एक दुकानदार कितने उसकी रखेगा, गूगल उस पे का रखे, फोन पे का रखे, पेटीएम का रखे, 2-3 और होंगे। तो ऐसा थोड़ा सा उस चीज को लिए, तो इस इशू को रिजोल्व किया गया, इंटरऑपरेबिलिटी को। तो एक दूसरे के अंदर सामंजस्य बोल सकते हैं हम उस चीज को। तो ये वर्ड इसलिए लिखा कि क्योंकि एग्जाम में एक एक आ गया तो आपको पता हो कि अच्छा इसका मतलब ये है, और पूरी लाइन में एक ये वर्ड समझ आ गया हमें। या फिर हमारे इंग्लिश का जो पेपर होता है CSET में, तो वहां पर ये क्वेश्चन आ गया, ये वर्ड आ गया, तो आप तुरंत क्रैक कर दोगे उस चीज को। अच्छा इसका मतलब ये है। तो पहले 3 होते थे, जैसे मतलब अलग अलग होते थे, अब एक ही स्कैनर है तो हम उससे पेमेंट कर पाते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है अभी। अगला है, एक अवार्ड दिया गया है सुप्रिया साहू को, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 क्लाइमेट लीडरशिप में सुप्रिया साहू को दिया गया है। थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा फैक्चुअल है। साहू साहू लोगों को ही अवार्ड दिया जाता है एनवायरमेंट में। साहू लोग थोड़े से सीधे होते हैं, बस आप ये याद रख सकते हो। तो इसमें एक अवार्ड और है, जो मैं पढ़ रहा था सामने है, यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड तो ऊपर मिल चुका है, यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसे मिला है हमें ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना, लेकिन वैसे थोड़ा सा आपको करने के लिए, सुपीरिया साहू को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है। मैं अवार्ड आपको कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बस वो कराऊंगा। ज्यादा डाटा भर के माइंड में वो ठीक नहीं है। ये अवार्ड वो अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है, जो पीछे एग्जाम्स में आए हैं, जो आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे HCS में देखने को मिल सकता है बिल्कुल।
इम्पीचमेंट हुआ है हाई कोर्ट जज का, हुआ नहीं है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुई है। तो हमने सुबह बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, आप जरूर जाके उस वीडियोस को देखिएगा, आपका पॉलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या क्या मेजोरिटी होती है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इम्पीचमेंट होता तो कैसे होता है, मैंने बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से कवर करने की कोशिश की है, और बिल्कुल एग्जाम में आने के चांसेस है। पिछले कई दिन से द हिंदू में यही आ रहा है बस जी। अगला आर्टिकल, सर्बानंद सोनोवाल हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए हमारे मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल। एक वेसल है, वेसल को क्या बोलते हैं, शिप बोल लो यार, पानी में जो चलती है नाव, शिप। तो हाइड्रोजन से चलेगी। अब वो हाइड्रोजन से क्यों चलेगी, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है ना, इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है, तो इसलिए क्लीन एनर्जी की और हमारा देश मूव कर रहा है। तो इस वेसल का यूज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, वाराणसी में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है, कहाँ पे यूज किया, लॉन्च किया गया, वाराणसी में किया गया है, ठीक है। एक इसके रिगार्डिंग ही क्या है, हरित नौका इनिशिएटिव है, हरित नौका इनिशिएटिव यहाँ पर देखिएगा, हरित नौका इनिशिएटिव है, इसी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि हमारे जो भी इनलैंड वेसल जो ट्रांसपोर्टेशन है 2025 तक 50% और 2045 तक 100% क्लीन एनर्जी पे चलाएं। हरित नौका इनिशिएटिव कब शुरू हुआ था, 2024 में शुरू हुआ था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, हरित मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इनिशिएटिव, कौन सी स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई। पहली चीज, उसका एम क्या है, ये दो चीजें बिल्कुल आप याद रखिए। और ये सब हम एनवायरमेंट के मेंस में लिख भी सकते हैं कि हम, हमारा जो देश है क्या क्या कर रहा है पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे। तो 2025 तक 50% और 2045 तक 100% क्लीन एनर्जी पे चलाना। इनलैंड वेसल, इनलैंड का मतलब जैसे ये नदी है, नदी के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये काफी सस्ता होता है और ये पोल्यूशन फ्री होता है। तो क्योंकि रोड से जाता है तो महंगा भी पड़ता है, डीजल भी बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें, रेलवे से भी महंगा पड़ता है, लेकिन सबसे सस्ता पड़ता है इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है नदी के सहारे, नदी से के सहारे चलते हैं, बिल्कुल वैसल चलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या स्कीम है, नेशनल वाटरवे 1, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी न्यूज के साथ। ये सब स्ट्रेटेजी के पार्ट हो गया। देखो न्यूज तो क्या थी, न्यूज सिर्फ ये थी सर्बानंद सोनोवाल ने ऐसा सब फर्स्ट वेसल बनाया है, इंडिजिनस है, जो हाइड्रोजन में चलेगा, वाराणसी में मतलब लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हरित नौका इनिशिएटिव है ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। और नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया, देखिए इधर देखिए एक मैप है, ये ये यूपी हो गया हमारा, ये बिहार हो गया, इधर वेस्ट बंगाल है, ये गंगा नदी जा रही है। तो इलाहाबाद से हल्दिया, ये ऐसी नदी है, तो यहाँ से ऐसे 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 हमारा इधर जाएगा, इधर क्या आ गया, बे ऑफ बंगाल आ गया। इधर जो भी सामान इधर से गया इलाहाबाद तक इनलैंड पे, और इधर से सामान इधर भी आ सकता है, क्योंकि शिप फिर अदर देशों में ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र आ गया, बे ऑफ बंगाल। तो क्या है ये नेशनल वाटरवे 1, 1620 किलोमीटर लंबा है, बहुत अच्छी बात है, सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है इनलैंड वाटरवे। इलाहाबाद से हल्दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, 1620 किलोमीटर, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये क्यों कर रहे हैं हम वाटरवे, कार्बन एमिशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम, कॉस्ट कम होगी, तो डेवलपमेंट होगी, सीधी सी बात है। तो नेशनल वाटरवे 1 हमने पढ़ लिया है, और हरित नौका इनिशिएटिव भी हमने पढ़ लिया है। ओके, लास्ट का आर्टिकल आज का, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने सोशल मीडिया को एक मतलब रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने क्या नया कानून बनाया है कि 16 साल से कम बच्चे अपना अकाउंट नहीं बना सकते सोशल मीडिया पे। जी, बिल्कुल आपने सही सुना, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते। पहली कंट्री है इन द वर्ल्ड टू एनफोर्स ए मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूज। क्यों सर, ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? भाई बच्चों के अंदर काफी एंजाइटी देखने को मिल रही थी, डिप्रेशन की दिक्कत चल रही थी, ईटिंग डिसऑर्डर भी हो रखा था। मतलब क्या इतना ज्यादा हो गया जी? आप भी अपने आसपास बैठ के देखोगे तो सब लोग मोबाइल में, बड़े बूढ़े सब
बड़े को पता होता है, अपनी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे के अंदर सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, यूट्यूब पे आप भी देखोगे, एल्गोरिदम है जो, आप जो देखते हो वो एक एल्गोरिदम बनता है, तो आपके टेस्ट के अनुसार वही वीडियोस बार बार आती रहती हैं। एक मैं आपको बताऊंगा, एक कोई जानकार है, उसने थोड़ी दिक्कत हो रही है डिप्रेशन में, तुम्हारी थोड़ी सी हल्की सी 1%, तो वो आ गई वीडियो, वीडियो आ गई तो वही एल्गोरिदम कैसे निकले बाहर, ये आपको तो ये है वो है, तो उस साइकिल में फंस जाता आदमी, उस एल्गोरिदम में वही वीडियोस बार बार बार। और आपके माइंड के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। आप देख ही रहे होगे, सोशल मीडिया मतलब मोबाइल सबको पता है कि दिक्कत है, लेकिन सब इसके एडिक्शन टाइप हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा कदम लिया है, तो ये जो भी इधर आएगा तो धीरे धीरे हमारे देश में भी चीजों को रेगुलेट किया जाएगा, बिल्कुल। तो ये एक आर्टिकल था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल आएगा ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये चीज ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री है, तो आपको बस यही याद रखना, ये मेंस के लिए सोशल मीडिया के जब चैलेंजेस में हम लिखते हैं तो वहां पर आप लिख सकते हो ये। तो ये जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था द हिंदू एडिटोरियल में, तो मुझे 2-3 फैक्ट और पता चले जो हमारे प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डीपी डीपी एक्ट बोलते हैं इसको, 2023। ओके, ये याद रखना है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इसमें चाइल्ड की जो एज है 18 ली गई है। चाइल्ड किसको समझा गया, 18 से साल से कम वाले को चाइल्ड समझा गया है। ओके, तो ये डाटा को प्रोटेक्ट करना मतलब प्राइवेसी को बचाना। तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर जो आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी हमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी, पुट्टा स्वामी जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आ भी चुका है। पुट्टा स्वामी जजमेंट दी गई थी, तो जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया था। आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन काम आएगी, जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट रहेगी। धीरे 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 हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।